चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी के फोर्थ पार्ट को पढ़ने वाले हैं। जो रिसेंट सीरीज मैंने स्टार्ट करी है उसके अंदर 3 पार्ट ऑलरेडी इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के, और आज हम लोग फोर्थ वीडियो इसके अंदर यानी फोर्थ पार्ट इसका करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च इसके अंदर पढ़ेंगे और फिर आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिसर्च के टाइप्स की। रिसर्च का टाइप मतलब कितने प्रकार के रिसर्च हो सकती है। अब रिसर्च ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार की होगी, रिसर्च के अलग अलग जैसा जैसा हमारे पास सिचुएशन होगी उस तरीके से रिसर्च का अलग अलग टाइप हो सकता है। किसी जो हमारी रिसर्च होती है उसके अंदर थ्योरी डेवलप होगी, तो किसी के अंदर एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, किसी के अंदर इफेक्ट हम लोग देखते हैं, तो किसी के अंदर मैनिपुलेशन वो सारी चीजें करते हैं। अलग अलग रिसर्च या किसी के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी करते हैं, मतलब खाली हम चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम चेंजेस कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चीजें चेंज नहीं कर सकते बट उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो भी रिसर्च का ही पार्ट होता है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च के बारे में बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला रिसर्च है वो है बेसिक रिसर्च। अब बेसिक रिसर्च के अंदर क्या चीजें होती हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद करने हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये रिसर्च ऐसे ये वाले टॉपिक इस तरह के हैं कि बहुत डिटेल में भी होते हैं, इसलिए मैंने इसके टू द पॉइंट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो कि ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे जो भी एग्जाम में आएंगे। तो एग्जाम में इस रिसर्च से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो रिसर्च से टाइप्स ऑफ रिसर्च मतलब किस तरह की रिसर्च है पहचानने वाले क्वेश्चन आते हैं। कोई केस स्टडी भी आ सकती है या फिर कोई कीवर्ड्स आ सकते हैं जो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, तो उन कीवर्ड्स को पहचान के आपको बताना होगा कि ये किस तरह का रिसर्च है। या फिर इसके अलावा जैसे किसी रिसर्च के एक से ज्यादा इसके अंदर नेम होते हैं, तो वो नेम से क्वेश्चन आ सकता है कि इस रिसर्च को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे। बेसिक रिसर्च के अंदर बात करते हैं तो इसको हम लोग फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, या फिर बेसिक रिसर्च कहते हैं, या प्योर रिसर्च कहते हैं, या फिर कंसेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। ये चार के चार नाम बेसिक रिसर्च के ही है। फंडामेंटल भी बोलते हैं इसको, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई नई नॉलेज को गेन करते हैं। इस रिसर्च को करने का मोटिव क्या है कि नई नॉलेज को गेन करना, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर कीवर्ड है वो क्या है, एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी। यानी कि इसके अंदर हम थ्योरी बिल्डिंग की बात करते हैं, थ्योरी इसके अंदर बिल्ड होती है। तो ये थ्योरी बिल्ड वाला कीवर्ड आपने ध्यान में रखना है। जहां पर भी थ्योरी बिल्ड की बात आएगी, किस टाइप के रिसर्च की बात आएगी, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, या फिर कंसेप्चुअल रिसर्च की। और इसके अंदर हम लोग क्या आंसर करने की कोशिश करते हैं, क्यों ये चीज क्यों हो रही है, या फिर ये चीज क्या है, या फिर ये चीज कैसे वर्क करती है। तो ये सारे व्हाई, व्हाट एंड हाउ, इन सब चीजों के आंसर हम लोग बेसिक रिसर्च के अंदर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो रिसर्च आती है वो आती है यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे जाते हैं, उसको हम लोग अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। हमारे पास बहुत ऐसी व्यवहारिक प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके सोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। तो उसमें सबसे अप्रोप्रिएट सोल्यूशन कौन सा होगा, उन सोल्यूशन को हम लोग देखने के लिए जो रिसर्च करते हैं वो अप्लाइड रिसर्च का भाग होता है। अब इसके अंदर हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करते हैं। दो वर्ड समझने हैं। सबसे पहले एक तो हमारे पास में होता है वर्ड, जिसको हम लोग स्पेसिफिक वर्ड बोलते हैं, और दूसरा होता है जनरलाइज वर्ड। अब स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या, कि पर्टिकुलर का मतलब किसी एक सिंगल सिचुएशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, और जनरलाइजेशन का मतलब हो गया सभी तरह की सेम सिचुएशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्कूल है, एक स्कूल की अगर मैं बात करता हूँ, किसी एक स्कूल की, किसी भी स्कूल की, तो वो स्पेसिफिक है। लेकिन अगर मैं सभी स्कूल्स मैंने बोल दिया और सभी स्कूल की बात कर ली तो वो जनरलाइज है। तो यहाँ पे बात होगी अप्लाइड में, क्योंकि हर तरह की जो सिचुएशन है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर एक जगह पे कोई स्टूडेंट एब्सेंट रह रहा है फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल के अंदर, तो वो रीजन हर स्कूल पे अप्लाई हो, ऐसा जरूरी तो है नहीं। इसीलिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है। दूसरा इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट। हम लोग कंसेप्ट को अप्लीकेबल करते हैं इसके अंदर। कंसेप्ट को अप्लाई करने का मतलब प्रैक्टिकल कंसेप्ट को। तो ये इसके अंदर और क्या होता है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो व्यवहारिक जो चीजें होती हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, उन चीजों के सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं वो अप्लाइड रिसर्च में आता है। अब अप्लाइड रिसर्च के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिसर्च आती है एक्शन रिसर्च, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। उसमें जो जो स्टेप्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर हैं।
तो अप्लाइड रिसर्च में इतना ध्यान देना है जब भी हम लोग किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात करते हैं और वो सोल्यूशन हमारा, वो जो प्रॉब्लम है हमारी वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, तो वो हमारा अप्लाइड रिसर्च होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेसिक और अप्लाइड के बीच में डिफरेंसेस की, क्योंकि बेसिक रिसर्च में हमने थ्योरी बिल्डिंग की बात करी है, जबकि हम अप्लाइड रिसर्च में किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इसके एक कंपैरेटिव चार्ट को यहाँ पे समझते हैं। बेसिक रिसर्च के पर्पज की बात करें तो एक्सपेंड नॉलेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे बिजनेस एंड मैनेजमेंट को हटा भी सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, नॉलेज को प्रोसेस करता है, जो हमारे पास नॉलेज है किस तरीके से उस नॉलेज को हम आगे तक ले जाएंगे और एडवांसमेंट उसका करेंगे, ये हमारा बेसिक रिसर्च में होता है। जबकि अप्लाइड रिसर्च के अंदर क्या होता है, इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस और मैनेजमेंट प्रॉब्लम। हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको समझते हैं और उसके सोल्यूशन पे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा इसके अंदर है बेसिक रिसर्च में क्या होता है, रिजल्ट इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द प्रोसेस एंड इट्स रिलेशनशिप टू आउटकम। अब इसका मतलब है, सीधा सा एक वर्ड में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन की बात आ रही है, स्टूडेंट अगर कहीं पे एब्सेंट रह रहे हैं किसी स्कूल के अंदर, तो उसका रीजन अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं और सभी तरह के स्कूल्स पे अगर हम एक ही सिंगल रीजन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जनरलाइजेशन है और वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल अप्लाई हो चुका है उस पर। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ अप्लाइड में यही चीज़, तो रिजल्ट्स इन सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे वेरी करता है। वेरी करने का मतलब जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो सकता है, मतलब अलग अलग रीजन हो सकता है। थर्ड इसके अंदर है बेसिक रिसर्च में होता है फाइंडिंग्स ऑफ सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू इन सोसाइटी टू जनरल। तो इसके अंदर हम लोग अपने सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, मतलब हमारी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं कितनी रेलेवेंट है, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। जबकि अप्लाइड रिसर्च के अंदर फाइंडिंग्स ऑफ प्रैक्टिकल रेलेवेंस एंड वैल्यू टू मैनेजर्स या ऑर्गेनाइजेशन। तो अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम प्रैक्टिकल रेलेवेंस की बात करते हैं, मतलब व्यावहारिकता की बात करते हैं। इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम है हमारी व्यवहारिक जीवन से कैसे रिलेटेड है और फिर कैसे उसके सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। उसके बाद कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो बेसिक रिसर्च के अंदर अंडरटेकन बाय पीपल बेस्ड इन यूनिवर्सिटीज। हम लोग जब बात कर रहे हैं बेसिक रिसर्च की, तो बेसिक रिसर्च कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, जहाँ पे हम थ्योरी बनाते हैं। अब थ्योरी कहाँ पे होती है, जिस तरह के जहाँ पे हमारा एजुकेशन वाला एस्पेक्ट होता है, एजुकेशनल एस्पेक्ट होता है, वहाँ पे थ्योरी रिलेटेड होती है, हमारी थ्योरी वहाँ पे बिल्ड होती है। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े जो आपके प्रोपाउंडर रहे हैं या ऑथर रहे हैं, उन्होंने कहाँ पे स्टडी करी है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सपेरिमेंट किया है सालों साल, उसके बाद थ्योरी बिल्ड करी है। तो ये यहाँ पे होता है। और उसके अलावा अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो ये अप्लाइड रिसर्च हमारी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो सकते हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं, जहाँ पे हमारी व्यवहारिक प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, वहाँ पे ये एप्लीकेबल होते हैं। दूसरी बात करें इसके अंदर, चॉइस ऑफ टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइंड बाय द रिसर्चर, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी की। और थ्योरी कब होती है, जब हम लोग चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। जो जनरलाइज कब होगी, जब वो रिसर्चर के इंटरेस्ट की चीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी के अंदर आपको पता है आपको थीसिस अपनी सबमिट करनी होती है, एक तरीके से जनरलाइज फॉर्म होता है वो आपकी रिसर्च का। तो उस केस में रिसर्चर को चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका टॉपिक अपनी चॉइस का होना चाहिए, तभी आप उसमें बेस्ट कर सकते हैं। ठीक। अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो ऑब्जेक्टिव से नेगोशिएटेड विद ऑर्गेनाइजेटर यानी ओरिजिनेटर, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम अराइज होती है ना, वो आपकी प्लेस की वजह से हो सकती है, पीपल की वजह से हो सकती है, मतलब ये डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम को जबरदस्ती अराइज करना चाह रहा हो। उसके बाद अगर हम बेसिक रिसर्च की बात करें, ये फ्लेक्सिबल होता है और टाइम स्केल्स होता है। जबकि हम लोग अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो ये टाइट टाइम स्केल्स होता है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च में हम तुरंत सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट की जाए उसकी बात यहाँ पे करते हैं। जबकि बेसिक रिसर्च के अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमारे पास टाइम होता है, काफ़ी मेथड चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो ये एक कंपेरेटिव चार्ट था बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बीच में। उसके बाद हमारे पास एक और रिसर्च आती है जिसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपको ध्यान के रखना है, यहाँ पे ये जो क्वांट है इसको ध्यान में रखना है। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया, क्वांट से क्वांटिटेटिव बना है। क्वांट का मतलब होता है नंबर, या फिर जहां पे हम मैथ्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, उसको हम क्वांट कहते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना वेया स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स।
तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, मैथ्स की बात कर रहे हैं या कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो उन वेरिएबल्स की जब इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं तो उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा होता है इसके अंदर, और फ्रॉम क्वेश्चनर सर्वे वी कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा। हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के टूल्स होंगे, उन टूल से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लॉजिक होता है वो डिडक्टिव लॉजिक होता है। अब ये इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ये डिडक्टिव, अब ये लॉजिक है, दो तरीके का लॉजिक होता है। एक हमारे पास होता है इंडक्टिव लॉजिक, ठीक है, और एक हमारे पास होता है डिडक्टिव। अब ये रिसर्च भी होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च भी होती है। इंडक्टिव डिडक्टिव हमारे पास में जो एक तरीके से रीजनिंग भी होती है, हमारे पास स्टेटमेंट्स भी होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर लॉजिक भी होता है। अब डिडक्टिव लॉजिक का इसके अंदर क्या मतलब है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है उसको समझाता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडक्टिव की। अब ये इंडक्टिव आपका रिसर्च के अंदर भी वही अप्लाई होगा कंसेप्ट, और आपके रीजनिंग के अंदर भी वही अप्लाई होगा, और यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। इंडक्टिव हो गया और दूसरा हो गया डिडक्टिव, ठीक है। तो इंडक्टिव के अंदर जैसा कि आपको इंडक्टिव स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो आपको चीजें कैसे याद हों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रटने से हर चीज याद नहीं होती है। आपको समझना पड़ेगा चीजों को, आपको सिनोनिम एंटोनिम बना के आपको समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इंडक्टिव आपका स्टार्ट होता है आई एन से। तो इंडक्टिव का स्टार्ट होना आई एन से, तो आपको एक वर्ड याद करना है, इन्वेंट। इन्वेंट आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये इंडक्टिव से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी एन है, आई एन है, इसमें भी आई एन है। तो इंडक्टिव का मतलब होता है कुछ चीजें इन्वेंट करना, कुछ इन्वेंट करना। इन्वेंट करने का मतलब होता है हिंदी के अंदर आविष्कार करना, ये आपको पता होगा। तो इसके अंदर होता है कि हम लोग इंडक्टिव की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, पर्टिकुलर से लेके जनरल की तरफ, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। क्योंकि जनरल की तरफ स्टार्ट हो गया मतलब ये जनरलाइज हो गई है चीज, जो चीज है, जो थ्योरी है वो यहाँ पे जनरलाइज हो गई है, थ्योरी बिल्डिंग हो गई है, थ्योरी आपकी एडवांसमेंट हो गया थ्योरी का, तो इसको हम इंडक्टिव कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास में एक थ्योरी होती है, न्यूटन्स की थ्योरी होती है, आपको पता है सबको, लॉ ऑफ ग्रेविटी आप सबने पढ़ा होगा। तो उसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले उनके दिमाग में, न्यूटन्स के दिमाग में कोई चीज आई, सेब गिरा सर पे, जो भी हुआ, जो भी स्टोरी है, उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें इन्वेंट करी। अब देखिए यहाँ पे जनरलाइज का मतलब क्या है। जनरलाइज का मतलब मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया, अभी भी बताया, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर टू जनरल का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए पर्टिकुलर का मतलब है कि जितने भी लोग बैठे थे या जितने भी लोगों ने देखा, ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो पर्टिकुलरली हर किसी पे ये चीज अप्लाई हो रही थी, हर किसी केस में ये चीज अप्लाई हो रही थी। और दूसरी चीज जनरलाइज फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि सारी चीजों को कलेक्टिवली अगर एक कंक्लूजन पे लेके तो वो जनरलाइज हो जाता है। तो लोगों के सबने नोटिस किया, सबने देखा कि चीजें, ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे गिर रही हैं। जब भी हम ऊपर उछालते हैं फिर नीचे गिराती है, जब भी ऊपर उछालते हैं फिर नीचे गिराती है। तो उस केस में सभी लोगों ने देखा बट जनरलाइज किसी ने नहीं किया। तो न्यूटन ने उस चीज को क्या किया, कलेक्टिवली सारी चीजों को लिया, सब फैक्ट्स को, और एक थ्योरी बिल्ड करी जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये थ्योरी क्या है, जनरलाइज फॉर्म में आ गई है। जहां पे भी ये चीज अप्लाई होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरने की, तो वहां पे वो थ्योरी अप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम जनरलाइज कहते हैं। यहाँ पे चीजें पर्टिकुलर से जनरल की तरफ होंगे स्टार्ट। पर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया, अगर आपने किसी पर्सन पे स्टडी करी है तो वो पर्सन 1 हो सकता है, पर्सन 2 हो सकता है, पर्सन 3 हो सकता है, पर्सन 4 हो सकता है, सो ऑन, ऐसी बहुत सारे हो सकते हैं। आपने इस पे स्टडी करा और कुछ कंक्लूजन निकाला, फिर इस पे स्टडी करा, फिर कंक्लूजन निकला, इससे वे फिर इस पे, सब पे स्टडी की, और फिर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाला, और लास्ट में आपने सभी को समराइज करके एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाला। और सभी तरह के, इस तरह के केसेस में अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो इस तरह के सोल्यूशन को अप्लाई किया जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये जो P1 P2 P3 P4 या फिर सो ऑन आपने जितने भी स्टडी करी, ये हो गई है पर्टिकुलर टाइप की स्टडी। और जब आपने सभी के एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया तो ये यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म हो गई है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, पहले भी मैंने आपको दिया था। मीन आप लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास है बहुत सारी सीरीज हो सकती हैं, इंडिविजुअल सीरीज हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव सीरीज हो सकती है आपके पास में, इसके अलावा आपके पास में कंटिन्यूअस सीरीज हो सकती है,
और बहुत सारी आपके पास में अलग अलग डेटा हो सकता है, लेकिन जहां पे मीन को अप्लाई करने की बात आएगी तो आप क्या देखेंगे, एवरेज ही तो देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो मेथड है, जो आपका फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की जो प्रकृति है, क्वेश्चन का जो नेचर है, जो डेटा है, वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो जो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, वो हैं पर्टिकुलर फॉर्म में, और जब उन पे हम लोग एक ही मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूले को अप्लाई करके उसके सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो जनरलाइज है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, जनरलाइज हो गया। तो इसीलिए इसका जो पाथ होता है किसका, अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोबारा से, इंडक्टिव का जो पाथ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी बन रही है। तो थ्योरी बन रही है तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जनरलाइजेशन हो रहा होगा। तो जनरलाइजेशन जब लास्ट में हो रहा है तो पहले क्या होगा, पर्टिकुलर होगा। तो पर्टिकुलर टू जनरल, ये इसका पाथ है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये इसका रास्ता होता है। ठीक, उसके बाद डिडक्टिव की बात करते हैं तो ठीक इंडक्टिव का उल्टा हो जाता है। डिडक्टिव के अंदर हम लोगों के पास में पहले होती है जनरलाइज थ्योरी, और उसके बाद हम उसको पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया, एक्स बार क्या है आपके पास में, मीन है। मतलब जब भी आप मीन कैलकुलेट करते हैं, जब भी आप माध्य निकालते हैं, तो ये माध्य क्या है आपके पास में, एक तरीके से ये माध्य जो है फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पे आपके पास में, जनरलाइज है। आपको पता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन अगर आप करते हैं तो आपके पास में मीन निकल के आता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी जनरलाइज फॉर्मूला है, ऑलरेडी इस पे थ्योरी निकल चुकी है, ऑलरेडी किसी ने इसको प्रोपाउंड किया है। फिर हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, जिस तरह की प्रॉब्लम है उस पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिडक्टिव लॉजिक हो गया है। यहाँ पे चीजें जनरलाइज टू आपके पास में क्या हो जाएगा, जनरलाइजेशन से पर्टिकुलर की तरफ जाएगा, जबकि हमारे पास इंडक्टिव के अंदर पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाता है। तो ये चीज ध्यान में आपने रखनी है। क्लियर। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, जो मैं समझा रहा था, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर डिडक्टिव लॉजिक क्यों होता है, तो क्वांटिटेटिव के अंदर डिडक्टिव लॉजिक होता है, ये तो ध्यान रखना ही है, लेकिन क्यों होता है ये भी समझना जरूरी है। डिडक्टिव के अंदर आपको पता है क्या होता है, जनरलाइज से लेके पर्टिकुलर तक की बात होती है, अभी मैंने आप लोगों को समझाया है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बात कर ली, क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आता है, स्टैटिस्टिकल मेथड आती है, मैथमेटिकल मेथड आती है, डेटा आता है, या फिर कंप्यूटेशन आती है, ये सारी चीजें आती है क्वांटिटेटिव के अंदर। तो क्वांटिटेटिव के अंदर ही मैं मीन को भी ले लेता हूं। तो मीन आपके पास में क्या है, यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में है। तो जनरलाइज से हम लोग किस पे जा रहे हैं, पर्टिकुलर पे जा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये कैसा लॉजिक होता है, जनरलाइजेशन से पर्टिकुलर की तरफ वाला, तो ये होता है डिडक्टिव लॉजिक। तो इसीलिए ये डिडक्टिव लॉजिक होता है। ठीक है बात। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव की बात आती है। क्वालिटेटिव के अंदर हम क्वालिटी की बात करते हैं रादर देन क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आपके किसी के अंडरस्टैंडिंग की बात कर सकते हैं, किसी के परसेप्शन की बात कर सकते हैं, एटीट्यूड की बात कर सकते हैं, मतलब क्वालिटी की बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरलिस्टिक थ्योरी that seeks in depth understanding of social phenomena within their natural settings। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सोशल फिनोमेना की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्वांटिटी नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सोशल एस्पेक्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे ये फोकस करता है वाई रादर देन व्हाट, क्या है कि जगह पे ये क्यों है कि ज्यादा फोकस करता है ऑफ सोशल फिनोमेना एंड relies on the direct experiences of the human beings as meaning making agents in their एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे सीधी सी बात इसके अंदर क्या है कि हम लोग किसी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात यहाँ पे की जाती है, क्योंकि हम उसके एस्पेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, कौन से सोशल एस्पेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक। और इसके अलावा इसके अंदर नॉन न्यूमेरिक इसको बोला जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जैसे ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, इसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। और अगर हम इसके बात करते हैं किसकी, लॉजिक की, तो यहाँ पे आपको इंडक्टिव लॉजिक होता है, क्योंकि हम वहां पे डिडक्टिव होता है, एक आपको याद हो गया, तो दूसरा क्वालिटेटिव आपका यहाँ पे इंडक्टिव नेचर का होता है। आपको एक याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि उसको मैंने समझा दिया किस तरीके से आपको याद करना है। क्वांटिटेटिव वाला तो वो आपका डिडक्टिव होता है, तो बाय डिफॉल्ट क्वालिटेटिव आपका इंडक्टिव हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में डिफरेंस भी है। पर्पज की बात करें तो देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च अब अगर डिस्कवर आइडियाज या आइडियाज को डिस्कवर करने का काम करता है। क्वांटिटेटिव के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं हम लोग, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रूव करते हैं। ठीक। अप्रोचेज की बात करते हैं तो ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट, इसके अंदर हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और इंटरप्रेट करने का काम करेंगे। जैसा मैंने भी कहा,
थोड़ी देर पहले कि चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। और क्वांटिटेटिव के अंदर मेजर करेंगे और टेस्ट करने का काम करेंगे। डेटा कलेक्शन मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फ्री फॉर्म्स होते हैं, डेटा कैसे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। किसी को ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, किसी को पूछ के भी कर सकते हैं, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। जबकि क्वांटिटेटिव में ये स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब हो जाए जो परफॉर्मा पहले से बना हुआ है उसके बेस पे, और रिस्पॉन्सेज कैटेगरीज इसके अंदर जैसे प्रोवाइड होते हैं उस तरीके से डेटा कलेक्शन होता है। रिसर्चर की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव में रिसर्चर इज इंटीमेटली इन्वॉल्व, रिजल्ट्स आर सब्जेक्टिव। अब दो वर्ड और आते हैं यहाँ पे, एक आता है आपके पास में सब्जेक्टिव और एक आता है आपके पास में ऑब्जेक्टिव। तो ये दो चीजें पहले भी मैंने आपको बताया। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो एस्पेक्ट होता है जहाँ पे रिजल्ट जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई स्टडी करी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसका कुछ और रिजल्ट आ रहा है, दूसरा पर्सन उस पर स्टडी कर रहा है उसके पास कुछ और रिजल्ट आ रहा है, तीसरा कर रहा है उसके पास कुछ और रिजल्ट आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे सभी लोग एक पर्टिकुलर चीज पे स्टडी कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट जो है, फाइंडिंग्स उनकी सेम आनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन भी आप देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके पास में है तो आपको उन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना है। तो जितने भी आपके कैंडिडेट होंगे वो चारों ऑप्शन में से बाध्य हैं कि वो वहां पे बाइंडिंग है कि वहां पे आपको 4 में से एक ही चूज करना है। उसके अलावा अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल चीज हम नहीं लिख सकते। जबकि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम या जो रिटन एग्जाम होते हैं उसके अंदर सब्जेक्टिविटी होती है, उसके अंदर हम आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है बात। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम सैंपल की बात करते हैं तो स्मॉल सैंपल ज्यादा लिए जाते हैं क्वालिटेटिव के अंदर, और क्वांटिटेटिव के अंदर लार्ज सैंपल होते हैं। ठीक, ऑफन यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। तो यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन होता है, चीजों को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजुअल रिसर्च डिजाइन होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब चीजों को डिस्क्राइब करना, इंटरप्रेट करना। ठीक, तो ये एक डिफरेंस था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में। अब अगर हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या क्या अप्रोचेज इसके अंदर हो सकती हैं। देखिए, इसके अंदर क्वालिटेटिव के अंदर फोकस ग्रुप हमारे पास हो सकता है। फोकस ग्रुप का क्या मतलब होता है, इन दिस मेथड रिसर्चर ब्रिंग्स टुगेदर अ स्मॉल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे लोगों को, एक छोटे नंबर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको ग्रुप में बैठाते हैं कि इंटरेस्ट का टॉपिक देते हैं। जैसे हमारे पास में क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू और एक आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है, जीडी जो होता है, वो फोकस ग्रुप नेचर का होता है। यहाँ पे हम एक टॉपिक देते हैं और सभी के ओपिनियन यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की, तो इसके अंदर लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सटर्नल ऑब्जर्वर इसके अंदर होता है। आप लोग को कोई एक्टिविटी दे दी जाती है और उसके बाद कोई पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो डेटा वहां पे कलेक्ट किया जाता है। फिर इन डेप्थ इंटरव्यूज आ जाते हैं। इंटरव्यूज के अंदर आपको स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के इंटरव्यूज होते हैं। इसमें आपके पर्सनल एस्पेक्ट के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपका आता है नैरेटिव रिसर्च आती है। नैरेटिव रिसर्च क्या होती है, इट इज एन अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर। एक तरीके का रिव्यू लिटरेचर करने का अप्रोच होता है। समटाइम्स इट इज contrasted with a systematic review. It tends to be less focused than a systematic review and seeks to arrive at a critical interpretation of the literature that it covers. तो नैरेटिव रिसर्च का मतलब होता है एक नैरेटिव फिक्स करना। अब नैरेटिव का मतलब क्या होता है, नैरेटिव का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं मोटिव, जिसको हम लोग कहते हैं। अब हम लोग कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों करते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि अपनी जो प्रेजेंट रिसर्च है उस रिसर्च के अंदर क्या क्या गैप रह गए हैं, कितनी उसके अंदर आपकी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है, आगे स्टडी कर पाएंगे, क्या चीजें करने से रह गई है, तो वो नैरेटिव रिसर्च होती है। ठीक है बात। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, और फेनोमेनोलॉजिकल की बात करें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च इन विच द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ वन और मोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ए फेनोमेना। अब यहाँ पे ये जो फेनोमेनल स्टडी होती है, इसके अंदर क्या होता है ना, एक जो सिचुएशन होती है, सिंगल सिचुएशन होती है, उसको अलग अलग पर्सन को अलग अलग तरीके से फील होती है। मतलब अलग अलग पर्सन को फील कराया जाता है और सिचुएशन एक सिंगल होती है। तो जितने 10 प्रकार के लोग होंगे उस तरह की सिचुएशन को अलग अलग तरीके से वो फील करेंगे, अलग अलग फिनोमेना उनके साथ यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो जैसे यहाँ पे है कि 10 प्रिजनर्स हैं, उनके जो वाइफ्स हैं उनके बारे में पूछे जा रहा है, उनसे इंटरव्यू किया जा रहा है, तो सिमिलर तो होगा नहीं, हो सकता सबका सेम सेम डेटा, मतलब कुछ का सेम सेम हो, बट यहाँ पे डेटा आपका वेरी करेगा, तो अलग अलग आपको यहाँ पे फिनोमेना आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका यहाँ पे अलग अलग तरह के जो अप्रोचेज हैं, और इसके अलावा कुछ और भी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एथनोग्राफी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एथनोग्राफी को। एथनोग्राफी क्या होती है,
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड डिस्क्राइबिंग ए कल्चर। एथनोग्राफी का मतलब होता है जब हम किसी एक कल्चर को स्टडी करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एथनोग्राफी। और एक एंथ्रोपोलॉजी और एक एथनोग्राफी, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखना है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब सीधी सीधी बात हो गई यहाँ पे, सॉरी एथनोग्राफी का मतलब सीधी सीधी बात हो गई यहाँ पे कि हम किसी के कल्चर को स्टडी कर रहे हैं। अब वो कल्चर को हम लोग इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, हम इसके अंदर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उनके कल्चर का, उस कल्चर में घुल के, उन कल्चर में मिल के उनकी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं एथनोग्राफी के अंदर। उसके बाद केस स्टडीज रिसर्च होती है। केस स्टडी के अंदर क्या होता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन पे आपको क्या करना है, केस स्टडी उसकी करनी है, तो उसके आप जन्म से लेके उसके एंड तक आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ से उसकी शिक्षा हुई है, कहाँ उसका जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें, क्या क्या उसने यहाँ पे अभी तक अचीव किया, सारे सब कुछ आप यहाँ पे करते हैं, तो केस स्टडी इसको हम लोग बोलते हैं। और फिर कुछ इसके अंदर है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब होता है, ये क्वालिटेटिव का पार्ट है इसके अंदर, जनरेट एंड डेवलप थ्योरी फ्रॉम डेटा दैट रिसर्चर कलेक्ट। जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है उससे जो थ्योरी हम बिल्ड कर रहे हैं उसको ग्राउंडेड थ्योरी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और रिसर्च के यहाँ पे टाइप आती है। ये तो हमने यहाँ पे सारी जो रिसर्च के टाइप पढ़े वो हमने क्वालिटेटिव पढ़े हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर फिक्स्ड रिसर्च भी होती है। और फिक्स्ड रिसर्च जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, फिक्स्ड इन नेचर होती है, ये फिक्स्ड होता है। डिजाइन आपका फिक्स इसके अंदर होता है। रिजिड और स्ट्रक्चर होता है। रिजिड का मतलब होता है जिसको चेंज, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब पहले से इसका बना हुआ परफॉर्मा होता है। थ्योरी ड्राइवर मतलब इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी को बिल्ड करने का काम करते हैं। मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, इसके अंदर आपको क्वांटिटेटिवली मतलब आप इसके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें क्या करते हैं, नंबर्स में हम लोग बात करते हैं, हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। इसका जो उल्टा है सेम आपका वैसे वर्सा फ्लेक्सिबल हो गया, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है और लेस रिजिड होता है। मोर फ्रीडम फॉर डेटा कलेक्शन और एक क्वालिटेटिव होगा। फिक्स्ड रिसर्च आपका कौन से हो जाएगा, क्वांटिटेटिव नेचर का हो जाएगा, और ये आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा फ्लेक्सिबल रिसर्च। चलिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव और डिडक्टिव मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वही चीजें इसके अंदर होने वाली है। इन एन इंडक्टिव अप्रोच टू रिसर्चर brings by collecting data that is relevant to his or her topic of the interest। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर डेटा को गैदर करते हैं, लुक फॉर पैटर्न और डेवलप थ्योरी। 3 स्टेप इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है डेटा को कलेक्ट करना, गैदर करना, दूसरा है पैटर्न को फॉलो करना, और तीसरा इसके अंदर होता है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल से ही आपको बताया था, इंडक्टिव मतलब हो गया इन्वेंट करना, इन्वेंट करने का मतलब हो गया थ्योरी को डेवलप करना। तो थ्योरी डेवलप कैसे होगी, जब सबसे पहले हम डेटा को देखेंगे और उसके बाद उसके पैटर्न को समझेंगे और फिर उसके बाद डेवलप करेंगे थ्योरी को। ठीक है, तो ये इंडक्टिव का पार्ट यहाँ पे होता है। डिडक्टिव ठीक इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। इसके अंदर हम डेटा को ऑलरेडी जो जनरलाइज फॉर्म है, मतलब हमारे पास में जो थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई है उसको हम लेते हैं और उसको डिफरेंट टाइप की सिनेरियो में अप्लाई करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्या है, हम थ्योरी हमारे पास होती है या हाइपोथेसिस हमारे पास होती है, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं डेटा को और फिर हाइपोथेसिस या फिर जो टेस्ट किया आपने हाइपोथेसिस वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। और इसकी जो प्रोसेस होती है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये आपका जनरल से पर्टिकुलर की तरफ होता है, और जो पहले वाला था आपका ये इंडक्टिव वाला, ये आपका पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाता है। ठीक, तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों हमने यहाँ पे पढ़ ली है। और यहाँ पे इसका जो यहाँ पे दिख भी रहा आपको, डिडक्टिव के अंदर सबसे पहले देखिए थ्योरी होगी, और फिर हम हाइपोथेसिस देखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे और क्वांटिटेटिवली पैराडिग्म इसके अंदर चेक करेंगे। फिर इंडक्टिव की बात आती है तो सबसे पहले देखिए ऑब्जर्वेशन होगा, फिर पैटर्न की बात करेंगे, फिर हम टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे और लास्ट में सबसे लास्ट में थ्योरी बिल्डिंग होती है। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पे वही चीज दी गई है, यहाँ पे देखेंगे ऑब्जर्वेशन ये इंडक्टिव का पार्ट है, ऑब्जर्वेशन पैटर्न की तरफ देखेंगे, फिर हम टेंटेटिव हाइपोथेसिस और लास्ट में थ्योरी बनेगी इसके अंदर। जबकि डिडक्टिव के अंदर सबसे पहले थ्योरी होगी, फिर हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और फिर कंफर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग इसके अंदर बात करते हैं ये नेक्स्ट टाइप की रिसर्च की, तो वो आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। कॉज एंड एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक हमारे पास में होता है इंडक्टिव वेरिएबल, एक होता है एक हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। 2 तरीके के वेरिएबल्स की हम इसके अंदर बात करते हैं।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, जिस वेरिएबल को हम इसके अंदर चेंज कर पाते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है, जिसके अंदर दोनों वेरिएबल को मैंने अच्छे से समझाया है, उसको आप देख सकते हैं, पीछे की जो वीडियोस हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। सारी वीडियो आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे रिसर्च मैथोडोलॉजी के नाम से, तो उसको चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो तरीके के वेरिएबल्स की हम बात करते हैं, जिसमें एक वेरिएबल हमारे पास में होता है इंडक्टिव, एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिस वेरिएबल के अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर हम चेंजेस को देखते हैं, उसके इफेक्ट को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूं, जो पहले भी एग्जाम्पल यही दिया था मैंने, जिसके अंदर मैंने बोला अगर किसी को बुखार हो जाए, और बुखार हो जाए तो उसके लिए क्या ली जाती है, दवा ली जाती है। दो वेरिएबल हो गए, एक आपके पास में बुखार है, एक दवा है। तो बुखार क्या इंडक्टिव चेंज कर सकते हैं क्या, बुखार को क्या हम खुद से प्रोग्राम कर सकते हैं क्या, कि कितना बुखार हम लोगों को चाहिए, ज्यादा बुखार चाहिए, कम बुखार चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हम दवा के डोजेस को चेंज कर सकते हैं। हम अगर एक डोज से हमारा सही नहीं हुआ तो हम डोज को बढ़ा सकते हैं या फिर डोज को घटा सकते हैं। तो हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, हम लोग दवा के अंदर कर रहे हैं। तो दवा आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जब दवा ले रहे हैं तो बुखार पे क्या असर पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है, बुखार आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिसको हम लोग मैनिपुलेट कर पाएंगे, जिसको हम चेंज कर पाएंगे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जिसका इफेक्ट देखेंगे चेंज करने के बाद में, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है बात। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज मतलब हो गया जो हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इफेक्ट मतलब जो इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दो तरह के ग्रुप इसके अंदर बनते हैं। और मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन होता है। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस किए उसका इफेक्ट किस पे हम लोग देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम लोग देखते हैं। और ये स्टार्ट होता है कहाँ से, हाइपोथेसिस से स्टार्ट होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस हम लोग बनाएंगे ना, कि दवा खा के हमारा बुखार सही होगा या नहीं होगा, ये हम लोग हाइपोथेसिस बना के चलेंगे। कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इसके अंदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद अगले टाइप के रिसर्च की बात करें, नॉन एक्सपेरिमेंटल, तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरीज और रीजनिंग की इसके अंदर बात होती है। ठीक है बात, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप थ्योरीज की बात हो रही है, तो थ्योरी इसके अंदर डेवलप हो गई। इट हैज वाइड स्कोप देन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर वगैरह, सॉरी एक लिमिटेड सिनेरियो के अंदर चेंज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर स्कोप ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक। उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च होता है एग्जामिन पास्ट फैक्ट, पास्ट इवेंट्स को एग्जामिन करता है। हिस्टोरिकल जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में चीजें हुई हैं उनमें हम चेंजेस तो कर नहीं सकते, लेकिन हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं एज इट एग्जिस्ट एज प्रेजेंट। तो वो हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च को एग्जामिन करता पास्ट फैक्ट, और एक क्वालिटेटिव होता है। सीधी सी बात है, हिस्ट्री में जो चीजें हुई है हम क्वालिटेटिवली उसको एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ टाइप के रिसर्च थे। इसके जो आगे के रिसर्च हैं, बहुत सारे रिसर्च अभी और बचे हुए हैं, जिसके अंदर एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है, कॉजल रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, और कुछ और इंपॉर्टेंट रिसर्च हैं। उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इतना इसको आप देख सकते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।